बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूरनामा के साथ मैं हूँ मेहर खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है उनके नाम। सबसे पहले उस पर बात करते हैं और फिर आगे जाकर इस पर बात करेंगे कि उस ख़त में लिखा क्या गया है और वो ख़त कितना ख़तरनाक हो सकता है और ये पाकिस्तानी तारीख़ का टर्निंग पॉइंट है या नहीं। इसके असरात क्या, आगे जाकर पढ़ेंगे। इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इस पर बात कर देते हैं कि जो 6 जजेस हैं उनमें कौन कौन जजेस शामिल है। पहला जो बंदा है वो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, दूसरा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, तीसरा जस्टिस बाबर सत्तार, चौथा जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, पांचवा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और छठा जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़। इन 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के क़याम के लिए कि वो इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन करे। इन्होंने इस ख़त में 2 हवाले दिए हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बात कर लूँ कि जो जुडिशल सुप्रीम काउंसिल होती है वो असल में होता क्या है। 5 जजेस पर मुश्तमिल एक काउंसिल होती है जिसको हेड कर रहा होता है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का। 2 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और 2 मोस्ट सीनियर चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के होते हैं। 5 जजेस के ऊपर एक काउंसिल बनाई जाती है और वो इस तरह के मामलात की इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन 6 जजेस ने ख़त लिखा और इस ख़त में इन्होंने 2023 और 2024 के खतूत का हवाला भी दिया जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को लिखे थे। और उन खतूत में भी इन्होंने यही इल्ज़ामात लगाए थे कि हमारे मामलात में पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ है वो इंटरफेयर करती है, तो इसको कंट्रोल किया जाए। और ये मामला तब शुरू हुआ जब इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियान वाइट केस सुनने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने इस केस को काबिल समाअत करार दिया, जबकि बाकी जो जजेस थे इन्होंने नाकाबिल समाअत करार दिया। इसके बाद इनके ख़ानदान के मेंबर्स को, इनके दोस्तों के ज़रिए इनको प्रेशराइज्ड किया गया कि आपने इसको नाकाबिल समाअत क्यों करार दिया। इसी के ऊपर यहाँ से इनके बीच में जो रास्ता था वो वाज़ेह हो गया कि एक ग्रुप इस तरफ और एक ग्रुप इस तरफ। तो जो ग्रुप अगर इस तरफ खड़ा है, कानूनी नुकात को देखता है, तो उस पर प्रेशर डाल के उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है इदारों की तरफ से। ख़त में वो मज़ीद लिखते हैं कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से रब्ता किया और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से, इन दोनों से हमने रब्ता किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से और एतराज़ात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मेरी बात हो गई है DGISI से, तो उन्होंने कहा है कि अब वो जो हमारे मामलात हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं, इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ख़त में वो मज़ीद लिखते हैं कि फिर ये सिलसिला नहीं रुक सका और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। इस ख़त में एक और चीज़ का इन्होंने हवाला दिया है जस्टिस शौकत अज़ीज़ का। जस्टिस शौकत अज़ीज़ को बरतरफ़ किया गया था अपने ओहदे से, और उसने जुलाई 2018 को एक तकरीर की थी रावलपिंडी बार काउंसिल से ख़िताब करते हुए। उन्होंने कहा था और इल्ज़ामात लगाए थे कि जो हमारे इदारे हैं वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। और उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया कि आपने नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को जेल में रखना है जब तक इंतखाबात ना हो जाएं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया या अगर आपने ऐसा किया तो आपके ख़िलाफ़ जो हमने रेफरेंस दायर किया है वो हम वापस ले लेंगे। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके बाकायदा तौर पर लोग हैं जो मालूमात रसानी का काम करते हैं। उसके बाद जो उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कायम हुई थी साकिब निसार की सरपरस्ती में, उन्होंने उस बंदे को सुने बग़ैर उसको बरतरफ़ किया अपने ओहदे से, और बाद में जाकर उस पर जब केस चला तो उसे रिटायर्ड जज कंसिडर किया गया। ये कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये इल्ज़ामात हैं, एक अपने खतूत का उन्होंने हवाला दिया है और एक उन्होंने शौकत अज़ीज़ का भी इसमें मेंशन किया है। अब आज सुप्रीम कोर्ट का जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा की निगरानी में इस पर कमेटी काउंसिल बना और इसके ऊपर अब उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की कि इसके कानूनी नुकात क्या है। और उस ख़त में इन्होंने मज़ीद मेंशन किया है कि हमारी वीडियोज़ बनाई गई, हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इनके ख़िलाफ़ किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे पास फ़ोरम क्या है कि हम वहाँ पर जाकर अपने मामलात देख सकते हैं और लीगली हम अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
اب یہ سوال کیونکہ جو قانون ہے، جو آئین ہے، وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہتا، اسی لیے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اس کیس کو سنا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ جو باقی ججز ہیں، جو باقی لیگل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب اگر ہم اس کیس کی نوعیت کے اوپر بات کریں اور ٹائمنگ کے اوپر بات کریں تو یہ اپنی نوعیت کا بہت بڑا کیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک طویل عرصے سے جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا، عدالتوں کو سب پتہ تھا، عدالتیں بھی اس میں ایک طرح سے جس طرح انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ انوالوڈ تھی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس حالت میں اس وقت میں ان کا اس طرح واضح طور پر سامنے آنا ایک بہت بڑی امید کی کرن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ جو پہلا جو سسٹم تھا، پہلا جو نظام تھا، پہلے جو لوگ تھے، اب وہ اس سے باہر نکل کے آ رہے ہیں اور اب وہ جو ان کے اوپر پریشر ہے وہ اس کے اوپر بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حل بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔